नमस्कार, पेश हमारा स्पेशल प्रोग्राम खास खबर स्पॉन्सर्ड बाय ओकाया इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे तमाम खास खबरों का। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत NHAI और प्रदेश के अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में केदारनाथ, गौरीकुंड और मसूरी के लिए रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिनको लेकर समीक्षा बैठक में प्रेजेंटेशन दी गई। इसके साथ ही बैठक में कई और प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट्स प्रदेश के विकास को गति देने में मील का पत्थर साबित होंगे। बहुत वरदान साबित होंगे उत्तराखंड के लिए। जब नीति आयोग की बैठक हुई थी, मैं जब CM था, तो मैंने उसमें बात कही थी कि जो हमारी PMGSY की सड़कें हैं, ये भी विलंब पर विलंब होती हैं NGT की क्लियरेंस के चक्कर में, और उसमें हमारी बहुत भूमि भी बर्बाद होती है, हमारे जंगल बर्बाद होते हैं, हमारे पानी के सोर्स खराब होते हैं, और जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी मतलब जैव विविधता है, अगर मोटे तौर पर हम कहें, तो उसको इससे भारी नुकसान पहुंचता है। और इसलिए PMGSY में भी सड़कें हमको ये जो रोपवेज है, इसको सम्मिलित कर देना चाहिए। जो रोपवे के लिए जो जाल उत्तराखंड में बिछाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इससे तमाम हमारी जैव विविधता को भी फायदा होगा, और जो अनावश्यक विलंब होता है NGT में, वो भी दूर होगा। तो वही हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी और पूर्व नगर आयुक्त समेत कुल 10 लोगों को सस्पेंड किया गया है। मामले की जांच अब विजिलेंस करेगी। यह मामला हरिद्वार नगर निगम की ओर से 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और SDM अजयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानूनगो राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमल दास और वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक विक्की को भी निलंबित किया गया है। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम में हुए जमीन घोटाले को लेकर पूर्व CM और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने घोटाले मामले में हुई कार्रवाई का भी स्वागत किया है। जिस तरह से सरकारी धन का मिसयूज किया गया, NHAI से नगर निगम को मुआवजा मिलता है और उसको इस तरीके से बड़ी बेरहमी से उस धन का दुरुपयोग किया गया, कार्रवाई की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। तो वही मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता आलोक सांगवान ने टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की। इस दौरान विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के काम किए। उत्तराखंड के टिहरी विधानसभा से विधायक किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय जी, MH1 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं न्यूज़ MH1 को बहुत बधाई देता हूं, और आपका और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और बढ़े आपकी। किशोर जी, जिस तरीके से मोदी सरकार के 11 साल कंप्लीट हो रहे हैं और तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को कंप्लीट हो जाएगा, किस तरीके से आपको लगता है कि देश की सरकार ने काम किया है? आपका क्या आकलन है? देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, और 11 जो साल हैं वो अभूतपूर्व रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो एक भारतीयता होती है, उस तत्व का पूरे के पूरे जितने हम भारतीय हैं उनमें एक गौरव
और उसके साथ साथ धार्मिकता, जो सनातन धर्म का आधार है, और उसके साथ में विकास के, अब आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो है वो आर्थिकी बनने जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी बने होंगे। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद, जब कोविड हुआ उस वक्त जो स्थिति थी उसको देखते हुए, तब चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, तब चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, और तब चाहे विदेश नीति में हो, इन 11 सालों में अभूतपूर्व जो है काम हुआ है। और विशेषकर जहाँ तक हिमालयी क्षेत्र की जो स्थिति है, उस पर पूरे विश्व का फोकस जो है मोदी जी ने लाने का काम किया है, और पूरे विश्व में एक अलग तरह से हमारे देश का जो है वो नाम आगे बढ़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि और जो 4 साल हैं वो और अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है विकास के पथ पर अग्रसर होगा। किशोर जी, जिस तरीके से आप जो है, आपकी एक पर्यावरण को लेकर चिंता रहती है, जल जीवन को लेकर आप आंदोलन भी करते रहे हैं, क्या लगता है कि उन तमाम मुद्दों को भी ये सरकार एड्रेस कर पाई? इस 11 साल के अंदर उन पर भी ध्यान दिया गया? क्या उनको लेकर भी कामकाज हुआ? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब चाहे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, और हम लोगों को मेरे विचार से एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर, रोजगार को लेकर युवाओं की एक चिंता रहती है और बार बार ये बात सामने आती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या इस 11 साल के अंतराल में और उसके साथ साथ राज्य सरकार भी, आपकी उत्तराखंड की खासकर, क्या युवाओं को रोजगार मिल पाया? उस तरह की संभावनाएं बन पाई कि युवा अपना स्वरोजगार कर पाए या फिर रोजगार उनको मिल पाए? नहीं, आप ये देखिए कि जितने हमारे मिशन हैं और नवाचार जो हैं, उसमें जिस तरह से नौजवानों को, नई पीढ़ी को, उसमें हमारी बेटियां भी शामिल हैं, जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने काम किया है वो अभूतपूर्व है। आप उत्तराखंड में देखेंगे कि लगभग 30,000 परमानेंट स्थायी नियुक्ति पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी जो हैं वो नियुक्ति पत्र सीधे भी जो है दिए हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने अभी, आपने देखा होगा, लाखों नियुक्ति पत्र जो है ऑनलाइन जो है लोगों को दिए गए। इस तरह का पहली बार इस तरह से कि आम आदमी को उसके दोनों हाथों को काम मिल सके, उसकी ज़िंदगी सुरक्षित हो सके, मेरे ख्याल से ऐसा अभूतपूर्व काम पहले कभी हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 11वां साल जो है वो प्रधानमंत्री जी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। धन्यवाद जी। तो ये थे किशोर उपाध्याय जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाक तरीके से जवाब दिए। कैमरामैन आदेश पाल के साथ आलोक सांगवान, एमएचए न्यूज़, दिल्ली। तो वही उत्तराखंड में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़कर 50 लाख ले जाने का आदेश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी। सैनिक कल्याण विभाग से शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो वही मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में ये धनराशि शहीद आश्रितों को 26 जुलाई से मिलेगी, जिसके तहत अब प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। मनीष, शहीदों के सम्मान में उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जो शहीद
अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए हुआ करती थी, उसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। कैसे देखें इस फैसले को, और ये फैसला उन शहीदों की शहादत में कैसा किया है सरकार ने, जो कि अपनी जीवन को न्यौछावर कर रहे थे फिलहाल देश के लिए और दुनिया में अपने आप को, अपने राज्य के लिए और देश के लिए, सुख समृद्धि के लिए? देखिए, दो पहलुओं को देखें तो जो ये शासनादेश जारी हुआ है, एक तो ये मुख्यमंत्री की घोषणाओं को दर्शाता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो घोषणाएं करते हैं वो जल्द ही पूरी हो जाती हैं। और दूसरा, अगर इस शासनादेश का पहलू देखें तो ये शहीद जो होते हैं उनके परिजनों को लेकर एक बड़ी सौगात है, क्योंकि अभी तक धामी सरकार जो है वो जो भी शहीद होते हैं उनके परिजनों को एक तरफ से सरकारी सेवाओं में नौकरी देने का जो नियम है वो उत्तराखंड में बनाया गया। तो जिस भी परिवार से शहीद होता है उसके परिवार को जो है सरकारी नौकरी दी जाती है योग्यता के अनुसार। और अब जो अनुग्रह राशि है शहीद के परिजनों को 10 लाख मिलती थी, उसे अब 50 लाख कर दिया गया है। तो ये साफ तौर से ये दर्शाता है कि जो सैनिक हमारी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं बॉर्डर पर और देश की रक्षा को लेकर समर्पित रहते हैं, यदि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो धामी सरकार उनके परिजनों को लेकर भी चिंतित है और उसी को लेकर ये अनुग्रह राशि बढ़ाई गई है, ताकि जो उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि थी वो 10 लाख की जगह अब 50 लाख रुपए मिलेगी। जी मनीष, की अनुग्रह राशि बढ़ा दी गई है, इसी के साथ कोई और सुविधा या कुछ ऐसी कहें सहूलियत जो शहीदों के परिवारों को भी मिले, और उनमें चाहे वो नौकरी शामिल हो या किसी और तरह की हम कहें कि छूट उनको जो दी जा रही हो? देखिए, उत्तराखंड परिवहन विभाग की जो बसें होती है उसमें भी जो है शहीद के जो वीरांगनाएं होती हैं, जो उनकी पत्नियां होती हैं, उनको निःशुल्क जो है वो रोडवेज में बस की सवारी भी अब सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसी तरीके से सरकारी नौकरी में जो शहीद के परिजनों को जो है वो नौकरी दी जाती है। तो कई सौगातें शहीद के परिजनों को जो है धामी सरकार दे रही है, उत्तराखंड सरकार दे रही है। और उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य भूमि है, तो ये माना जाता है कि हर परिवार से किसी न किसी का सेना में जो है वो वास्ता होता है। इसलिए जो सैनिकों के प्रति जो है वो यहाँ की सरकारें जो है वो काफी जो है संजीदा भी रहती है, और उसी का नतीजा है कि सैनिकों के लिए सरकार के द्वारा कई जो है वो उनके परिजनों के लिए कई योजनाएं चला रही है। जी मनीष, देवभूमि और वीर भूमि की हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन धामी सरकार के इस फैसले को हम देखें कि शहीदों के सम्मान में कोई भी कमी धामी सरकार नहीं छोड़ रही है। उसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। हम माने कि अब शहीदों को जो सम्मान जो धामी सरकार दे रही है, अब साथ ही साथ उन जवानों के मन में भी एक शांति ये रहेगी कि जिन्होंने भी हमारे देश के लिए और देश के लिए, राज्य के लिए अभी शहादत दी है, धामी सरकार उसको ध्यान में रख रही है। और एक सुरक्षा भी जो है वो बढ़ जाती है कि धामी सरकार जवानों के साथ खड़ी है अभी भी, और जब शहादत का ये समय आता है तब भी। तो हम कहें कि अभी सैनिकों के लिए लगातार धामी सरकार एक बड़े कार्य जो है वो कर रही है, बड़े फैसले ले रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो शहीद होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार कई योजनाएं अलग अलग राज्यों में चलाती है, अलग अलग सरकारें जो है काम करती हैं। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो सरकार है वो कई आगे शहीदों के परिजनों को जो है वो मदद का काम कर रही है, कई योजनाएं उनके लिए चला रही है। तो सीधे तरीके से देखें तो जो सैनिक बॉर्डर पर रहता है उसके मनोबल को भी कहीं ना कहीं, जब इस तरीके की चीजें होती हैं, सरकार प्रोत्साहन सैनिकों को लेकर करती है, तो उनके मनोबल जो है वो देश रक्षा के प्रति जो है वो और जज्बा उनमें पैदा होता है। और अमूमन देखा जाता है सरकारी सेवा में जो भी आता है वो सिक्योरिटी लेके आता है कि सरकार उसके साथ होगी। लेकिन अगर सेना की बात करें तो जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके परिजनों के लिए यदि अगर इस तरीके की योजनाएं आती हैं, कोई स्कीम आती है, या उनको जो है जब शहीद सैनिक हो जाते हैं उनको अनुग्रह राशि बढ़ाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे शहीद के परिजनों को जो थोड़ा सा एक सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलता है, और उनके सामने जो चुनौतियां रहती हैं उनसे कहीं ना कहीं जो है एक तरफ से देखा जाए तो उन्हें ये चीजें मदद करती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मनोबल के रूप में हो। और सरकार जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो यही कहती है कि सरकार उनके साथ खड़ी है,
लेकिन कहने से नहीं करने से होता है। और कुछ यही जो है वो धामी सरकार कर रही है, क्योंकि आपने सही हुआ 10 लाख रुपए सरकार अभी तक दे रही थी, लेकिन उसी राशि को अगर आप 50 लाख जो है कर जो किया गया तो उसे एक शहीद के परिजनों के लिए एक आर्थिक रूप से जो है एक आर्थिक सहायता भी ये हो जाती है। और क्योंकि सेना भी जो है वो बजट देती है जब शहीद होता है, तो कहीं ना कहीं जो ये राशि मिलकर होगी वो कहीं और बढ़ेगी और शहीदों के परिजनों को और ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। जी चलिए मनीष, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा, लेकिन हमारे साथ अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। कल उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये अहम बैठक होने वाली है। बता दें आपको, उत्तराखंड कैबिनेट की कल अहम बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की यह बैठक होने वाली है। बता दें आपको, कई मुद्दों को लेकर, कई प्रस्तावों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। और 11 बजे जो ये बैठक होने वाली है, इसके अंदर कई ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है जो कि लंबित है, और कई बड़े फैसले कल इस कैबिनेट में जो है वो लिए जा सकते हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी लेंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष रंगवाल हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, कल उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, 11 बजे लगभग समय बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल कल सुबह 11 बजे से सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। काफी मायनों में कैबिनेट बैठक खास है, क्योंकि अब सरकार जो है वो अगले 1.5 साल में चुनाव के बीच जाने वाली है, तो इसलिए सरकार ने भी ये तय किया है कि अब ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट बैठकें जो है वो सरकार करे, ताकि जो जनता को लेकर जो फैसले आने हैं उनमें विलंब न हो, समय पर जो है वो फैसले हो जाएं और वो धरातल पर भी उतर जाएं। इसी को लेकर ये कैबिनेट बैठक है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है, क्योंकि कई विभागों की नियमावली समेत कई विभागों के प्रस्ताव इसमें आने हैं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव भी कल कैबिनेट बैठक में आ सकता है। महिला नीति और युवक नीति जो बनकर लगभग तैयार हो गई है, वो भी इस कैबिनेट बैठक में आ सकती है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ जो है वो मसले आ सकते हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर ऑनलाइन किए जाने को लेकर जो है वो नियमावली लगभग तय हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि कल की कैबिनेट बैठक में जो है वो ये भी प्रस्ताव आ सकता है कि शिक्षकों के ट्रांसफर ऑनलाइन तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो। इस पर जो है वो मोहर लग सकती है। साथ ही जो प्रधानाचार्यों के पद उत्तराखंड में खाली है, और अभी तक जो राजकीय स्कूलों में जो प्रधानाचार्य भरे जाते हैं वो प्रमोशन के जरिए भरे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोशन न होने की वजह से कई पद खाली हो जाते हैं। इसलिए अब सरकार सीधी भर्ती के माध्यम से जो शिक्षक सेवारत हैं उनके लिए सीधी विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रही है। शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन अब सरकार इसमें नियमों के बदलाव कर रही है। पहले प्रवक्ताओं को केवल जो है मौका दिया जा रहा था, लेकिन अब विरोध के बावजूद सरकार ने LT भी इसमें शामिल किया है। तो अब माना जा रहा है कि कल इस प्रस्ताव पर भी जो है वो कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है, और स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कल कैबिनेट बैठक में आ सकता है। जो जानकारी मिल रही है वो एक जो फैसला है रोगी कल्याण समिति का गठन जो है वो सरकार कर सकती है, जिस पर कैबिनेट बैठक में जो है मुहर लग सकती है। रोगी कल्याण समिति में जो स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि होंगे, विधायक होंगे, वो मौजूद रहेंगे और वो मॉनिटरिंग करेंगे जिन अस्पताल जो विधायकों के क्षेत्र में पड़ते हैं, तो उनमें क्या कुछ सुविधाओं का जो है वो अभाव है, किस तरीके से वहां पर और बेहतर सुविधाएं हो सकती है, तो उसको लेकर ये कमेटी काम करेगी ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर सरकार काम कर सके। जी मनीष, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तराखंड आए थे और रोपवे परियोजनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर कल बैठक में कोई बातचीत हो सकती है, कुछ जानकारी उसको लेकर? देखिए, रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जो बैठक रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसमें मौजूद थे। समीक्षा बैठक जो थी वो आयोजित की गई थी, और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जो प्रेजेंटेशन रोपवे को लेकर दिया गया है, क्योंकि 3 रोपवे जो है उत्तराखंड में काफी महत्वपूर्ण है, और जो रोपवे है वो एक केदारनाथ और एक जो हेमकुंड साहिब के लिए है, क्योंकि दोनों जगह पर जो है वो सड़क मार्ग से काफी दूर है। 20 किलोमीटर के आसपास जो है वो केदारनाथ की चढ़ाई सालों को चढ़नी पड़ती है, और कुछ यही जो दूरी है 20 किलोमीटर के आसपास वो हेमकुंड साहिब के लिए चढ़ना पड़ता है श्रद्धालुओं को। तो केंद्र सरकार की एक जो मुहिम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा भी की है कि केदारनाथ को लेकर रोपवे बनाया जाएगा और हेमकुंड साहिब पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोपवे बनाया जाएगा। तो जो
काफी दुर्गम यात्रा जो श्रद्धालुओं की रहती है उसे सुगम करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसी के तहत आज नितिन गडकरी ने जो है वो प्रेजेंटेशन लिया है। जो रोपवे बनाए जाएंगे, जो केदारनाथ की जो रोपवे की क्षमता बताई जा रही है, अगर रोपवे वहां पर बनता है तो 15,000 श्रद्धालु जो है वो रोपवे से एक दिन में जो है वो बाबा केदार के दर्शन कर आना जाना कर सकते हैं। तो यदि अगर ये रोपवे जैसी धरातल पर उतरेंगे भविष्य में उत्तराखंड में, तो उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड कोई नहीं, जो श्रद्धालु देश से विदेशों से जो है वो चारधाम यात्रा पर आते हैं उनके लिए सहूलियत उनको होगी। बिल्कुल, तो कल कह सकते हैं मनीष के इस कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, कई प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल बता दें आपको कि उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक है कल सुबह 11 बजे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति से जुड़े अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया है। इस वजह से प्रदेश की 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इसमें पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। बता दें, प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायती राज विभाग ने आनन फानन में पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसके बाद विधायी विभाग की आपत्ति के बावजूद अध्यादेश को राजभवन भेजा गया था, जिसे राजभवन ने बिना मंजूरी के ही वापस लौटा दिया है। वहीं केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जिनकी भलाई का वो दावा कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या वो वास्तव में वही है जो बताई जा रही है। आज हम बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि साहब हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी हम बनने जा रहे हैं, तीसरे नंबर की। लेकिन कभी हमने ख्याल किया इस बात का कि लोगों के पर कैपिटा इनकम में जो दुनिया में और देशों में वृद्धि हो रही है वो हमारे देश में नहीं हो रही है। और ये तब है जब मल्टी मिलियनियर्स की संख्या बढ़ रही है देश के अंदर, और जो नीचे वाला व्यक्ति है उसकी आमदनी तो सिकुड़ रही है। तो वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने रुड़की में विभिन्न जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम रुड़की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले क्षेत्र में जिन जिन जगहों पर जलभराव की स्थिति होती है वहां साफ सफाई की व्यवस्था 1 हफ्ते में कराई जाए, जिससे लोगों को जलभराव की स्थिति से सामना न करना। मानसून सत्र 10 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। मानसून सत्र के प्रारंभ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शासन में प्रशासन में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मौके स्थल पर जाकर सभी समस्या को निराकरण करें। जो विभाग आपदा के अंतर्गत आते हैं, जो मानसून सत्र से कंसर्न है, वो इस विषय में अपने विभाग की भूमिका जहाँ जिस प्रकार से उसको निरूपण करें। इसी दृष्टिकोण से आज मैं यहाँ नगर निगम देहरादून के नगर निगम रुड़की के अंतर्गत विभिन्न विभागों की बैठकों के संयोजन जो जिला प्राधिकरण की बैठक है उसके अंतर्गत आया हूँ। और कुछ समस्याएं जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे भराव हो रहा है और कच्चे नाले के अंदर स्थिति खराब है, अपने जो बिजली के खंभे कहीं टूटे पड़े हैं, दवाइयाँ स्टॉक में है नहीं है। तो ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम खास खबर स्पॉन्सर्ड बाय ओकाई इन्वर्टर्स एंड बैटरीज।